नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। मैं इस वीडियो में पिछले 2 वीडियो के छूटे हुए प्रश्नों को लूँगा। पंचायती राज व्यवस्था को समझाते हुए स्थानीय संस्थाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था भारत के समस्त ग्रामीण प्रदेशों में साफ सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाओं आदि की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है। यदि गांव छोटे हैं तो वहां 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर पंचायत बनती है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने गांवों का प्रबंध स्वयं करते हैं। गांव के लिए यह व्यवस्था पंचायत राज व्यवस्था के नाम से विख्यात है। गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के बड़े पक्षधर थे। उनका मत था कि जब तक भारत के ग्रामों में जीवन का आधार लोकतांत्रिक नहीं होगा तब तक भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होगी। देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय शासन की स्थापना उन राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार की गई है। इस कारण सभी राज्यों के स्थानीय शासन समान न होकर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा निम्न प्रकार है। ग्रामों के लिए ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत, प्रत्येक विकास खंड के लिए जनपद पंचायत, प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत। इस प्रकार पंचायतों के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है स्थानीय संस्थाओं के कार्य। स्थानीय संस्थाओं का नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के कार्य समान ही हैं। तीनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य करती हैं। आवश्यकता के अनुसार सड़कें बनवाना तथा उनकी मरम्मत व सफाई की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सड़कों तथा भवनों के लिए प्रकाश की व्यवस्था करना, मकानों में आग लगने पर उन्हें बुझाने की व्यवस्था करना, अग्निशमन वाहन की व्यवस्था करना, असुविधाजनक तथा या खतरनाक भवनों को हटाना, असुविधाजनक व खतरनाक भवनों को हटाना माने जो डेंजरस जोन में, आपत्तिजनक या समाज विरोधी व्यापार का विनियमन करना, नगर की स्वच्छता की व्यवस्था करना। ये कार्य थे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के या नगर परिषद के। फिर अगला प्रश्न है, इसी के पॉइंट बचे हैं अभी तो। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना, कांजी हाउस खोलना यानी आवारा पशुओं को रोकने के लिए कांजी हाउस खोलना और उनका प्रबंध करना, जन्म मृत्यु तथा विवाह का पंजीयन करना, स्थानीय शहरी विकास नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देता है। यह नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए, कोई 5। सर जॉन मेरियट का कहना है मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिस पर प्रशासन का चक्र घूमता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों की विवेचना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, पहला, नीति निर्धारित करना। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक आदि समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रिपरिषद समस्त पहलुओं पर विचार करके नीति निर्धारित करती है। फिर दूसरा है नियुक्ति संबंधी कार्य। देश के भीतर एवं बाहर महत्वपूर्ण पदों पर की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे राजदूत, राज्यपाल, विभिन्न आयोगों के सदस्य एवं अध्यक्ष, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा की जाती। किस किस की? राजदूत की, राज्यपाल की, विभिन्न आयोगों के सदस्य तथा विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। फिर आता है विधायी कार्य। यद्यपि कानून बनाने का कार्य संसद का है, लेकिन हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, इसलिए मंत्रिपरिषद तथा संसद का घनिष्ठ संबंध रहता है। संसद में कानून बनाने के लिए जितने विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें लगभग सभी का प्रारूप मंत्रिपरिषद तैयार करता है। विदेशों से संबंधित कार्य। विदेशी नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियां तथा समझौते करना, दूसरे राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना करना, उनको मान्यता देने आदि कार्य करता है। युद्ध तथा शांति का निर्णय करने का कार्य भी मंत्रिपरिषद ही करती है या मंत्रिपरिषद का ही है। वित्त संबंधी कार्य। देश के आय व्यय पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है। वित्त मंत्री बजट तैयार करता है, मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करता है, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद उसे सदन में प्रस्तुत करता है। यदि बजट को लोकसभा स्वीकृति नहीं देती तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। तो ये होगा। अगला है संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
संसद में विधेयक कैसे पारित होता है। कानून बनाने के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रस्तावित किए जाते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रस्तावित किए जाते हैं। विधेयक पारित होने की प्रक्रिया। संसद में एक साधारण विधेयक को पास होने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो प्रक्रिया में पहला भाग है प्रथम वाचन या विधेयक का प्रस्तुतिकरण। पहले प्रस्तुत करना या वाचन करना। संसद का कोई भी सदस्य 1 माह की पूर्व सूचना पर लोकसभा या राज्यसभा की अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर, यानी संसद का कोई भी सदस्य 1 माह की पूर्व सूचना पर, 1 माह पूर्व सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा अध्यक्ष को, और फिर वो अनुमति देता है, तो उनकी अनुमति मिलने पर विधेयक को प्रस्तुत करता है। प्रथम वाचन के समय केवल शीर्षक को पढ़कर सुनाया जाता है। प्रथम वाचन के समय केवल शीर्षक पढ़ा जाता है। साधारणतः प्रथम वाचन पर कोई वाद विवाद नहीं होता, अर्थात विधेयक का प्रस्तुतिकरण प्रथम वाचन है। विधेयक को केवल प्रस्तुत किया जाता है, वाद विवाद नहीं होता, ये प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन या दूसरा वाचन। दूसरा वाचन शुरू होने के पूर्व विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को वितरित की जाती हैं। इसकी जो फोटोकॉपीज होती हैं वो सभी संसद सदस्यों को वितरित की जाती हैं। इस स्तर पर विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से विचार नहीं होता, केवल मूल अवधारणा पर विचार होता है। इस अवसर पर कोई संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि आवश्यक समझा जाता है तो विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाता है। समिति स्तर। सदन में दूसरे वाचन में पास होने के पश्चात बिल को विस्तृत विचार विमर्श के लिए बिल से संबंधित समिति के पास भेजा जाता है। बिल पर विचार करने के पश्चात समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, जो सदन के पास भेज दी जाती है। प्रतिवेदन स्तर। समिति प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा विधेयक में जो संशोधन किया जाता है की प्रतियां सदन के सदस्यों को दी जाती हैं। सदन में विधेयक पर चर्चा होती है। सदस्य अपनी ओर से संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। संशोधन से संबंधित प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श तथा वाद विवाद होता है। अंत में विधेयक पर मतदान होता है। यदि मतदान उपरांत विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह चरण पूर्ण हो जाता है। द्वितीय वाचन के 2 भाग थे, समिति स्तर और प्रतिवेदन स्तर। अब आता है तृतीय वाचन। प्रतिवेदन स्तर के उपरांत विधेयक पारित होने की अवस्था का अंतिम अवस्था या तृतीय वाचन कहलाता है। इस स्तर पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार न होकर मूल भावना पर विचार होता है। इस अवस्था में विधेयक केवल साधारण विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विधेयक को सदन पारित कर देता है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति के हस्ताक्षर से विधेयक को प्रमाणित कर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। विधेयक का दूसरे सदन में जाना। किसी भी एक सदन में जब विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक उपरोक्त प्रक्रिया से ही गुजरता है, जितनी प्रक्रिया पहले अपनाई। फिर आगे दिया गया है राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों में जब विधेयक पारित हो जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत वह विधेयक कानून बन जाता है, तब उसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। धन विधेयक। आय व्यय से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहे जाते हैं। व्यवहार में केवल मंत्री ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने पर धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर धन विधेयक पर अपना विचार प्रकट करने का अधिकार होता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में अपना विचार प्रस्तुत नहीं करती है तो वह धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर कानून बन जाता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नानुसार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसे विवाद जो देश के अन्य न्यायालयों में नहीं जाते केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत होते हैं। राज्यों के मध्य विवाद। जब केंद्र सरकार तथा राज्य या अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो तो क्षेत्राधिकार बनता है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। जिस विवाद में एक और केंद्र सरकार दूसरी ओर
एक या कुछ एक राज्य हों, केंद्र सरकार तथा एक राज्य या अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो तो भी होता है इसका। यदि विवाद दो राज्यों के मध्य हो तो भी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है या शक्तियाँ होती है। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अपील संबंधी क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा जाता है। संवैधानिक अपील, यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है। दीवानी अपील है, सर्वोच्च न्यायालय में उस दीवानी मुकदमे की अपील की जा सकती है जो जब वही उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। फिर फौजदारी की अपील है, सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित फौजदारी की अपीलें की जा सकती हैं। यदि उच्च न्यायालय के निम्न न्यायालय के निर्णय को बदलकर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड, आजन्म कारावास या 10 वर्ष का कारावास का दंड दिया हो, यदि उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र दे दे कि यह मामला उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। यदि उच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे को अपने पास मंगाकर किसी व्यक्ति को दंड दिया हो। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। कौन? उच्चतम न्यायालय। फिर आता है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी प्राप्त है। इस अधिकार के प्रयोग से वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी भी ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण भूमिका है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये थोड़ा सा और बचा है, ये और देख लेते हैं। यहाँ पे अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि इसके निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है तथा अन्य वैसे मुकदमे आने पर उसका हवाला दिया जाता है। अभिलेख न्यायालय के 2 अर्थ हैं। इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इन्हें भी किसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अन्य कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त निम्न कार्य करता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं जांच कर सकता है। अपने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं व्यवहार से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए हैं। इस तरह से ये वीडियो थे। धन्यवाद। तो आप इनको देखिएगा।